आज हम समझते हैं बेटा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस जो हमें समझना है वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। द प्रोसेस in which volume remain constant is called आइसोकोरिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है उसे आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। अब ऐसे प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो वर्क डन होता है पी डी वी। तो V कांस्टेंट है तो डी वी ज़ीरो हो गया, तो वर्क डन भी ज़ीरो हो गया। यानी आइसोकोरिक प्रोसेस में नो वर्क इज डन। नो वर्क इज डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई वर्क डन नहीं होता। अब हीट देखते हैं, हीट कैसे दे रहे हैं। तो आपने हीट का फॉर्मूला पढ़ा था। हीट का फॉर्मूला जो आप पढ़ा था डेल्टा क्यू, वो आपने पढ़ा था एम सी डेल्टा थीटा। इसी तरीके से यहाँ पर हीट का फॉर्मूला मास की जगह मोल आ जाएगा और स्पेसिफिक हीट की जगह मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाएगी। और डेल्टा टी हम राइज इन टेम्परेचर कह सकते हैं, डेल्टा थीटा भी राइज इन टेम्परेचर कह सकते हैं, डेल्टा टी भी राइज इन टेम्परेचर कह सकते हैं। तो हीट का फॉर्मूला एन सी वी डेल्टा टी होता है। इस केस में एन होता है नंबर ऑफ मोल्स और सी वी होता है मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सी वी होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हम हीट देते हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे देते हैं। तो बच्चों हीट का फॉर्मूला वही है जो हमने पहले पढ़ा था, बस मास की जगह मोल आ गया है तो स्पेसिफिक हीट ग्राम की जगह मोलर स्पेसिफिक हीट बन गई है और डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर है। तो हीट का फॉर्मूला हो गया एन सी वी डेल्टा टी। अगर मैं फर्स्ट लॉ लगाऊं, इसमें फर्स्ट लॉ लगाऊं तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू। तो डेल्टा क्यू क्या है? एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा यू और वर्क डन कितना है? 0। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया एन सी वी डेल्टा टी। ये फॉर्मूला याद रखें, आगे से हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा एन सी वी डेल्टा टी ही रखेंगे, चाहे प्रोसेस कोई भी हो, चाहे प्रोसेस आइसोबैरिक हो, चाहे आइसोकोरिक हो, चाहे कोई भी प्रोसेस हो। डेल्टा यू का फॉर्मूला हमेशा एन सी वी डेल्टा टी ही यूज करेंगे। हीट का फॉर्मूला एम सी डेल्टा थीटा था, मास की जगह नंबर ऑफ मोल्स आ गया, ग्राम स्पेसिफिक हीट की जगह मोलर स्पेसिफिक हीट आ गई, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर है, यहाँ पर डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। फर्स्ट लॉ लगा के हमने डेल्टा यू का फॉर्मूला निकाल लिया एन सी वी डेल्टा टी और वर्क डन 0 होता है। अब इस प्रोसेस का, अब इसका हम पीवी डायग्राम देखते हैं और हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर कौन से फॉर्मूले लगेंगे। अब देखो बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है और आप जानते हैं कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी एक गैस इक्वेशन होती है। ठीक है, अगर नहीं जानते तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की वीडियो देखने से आपको पता लग जाएगा कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी गैस के लिए हम लगाते हैं पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि हैमिल्टन्स लॉ लगेगा। इसको प्रेशर लॉ भी कहते हैं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हम
प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। P1 वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, या P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, कोई भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पर जब आइसोकोरिक प्रोसेस होता है तो आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर लॉ लगता है। दूसरा, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे हम? वॉल्यूम कांस्टेंट है आइसोकोरिक प्रोसेस में, तो अगर हम P और V का ग्राफ बनाएं तो ऐसा बन सकता है, प्रेशर बढ़ रहा है। अगर हम P और V का ग्राफ बनाएं तो ऐसा बन सकता है, प्रेशर कम हो रहा है। अगर हम P और T का बनाएं आइसोकोरिक के लिए, P और T का फॉर आइसोकोरिक, आइसोकोरिक के लिए P और T का बनाएं तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा आइसोकोरिक के लिए। ध्यान रखें, आइसोकोरिक के लिए P और T का ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अगर हम ग्राफ बनाएं V और P का, V और P का, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ऐसा बनेगा। तो हम कैसा भी ग्राफ बना सकते हैं, मतलब ऐसे डिफरेंट ग्राफ्स हैं, ये सब आइसोकोरिक प्रोसेस के हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, इसलिए P और T का ग्राफ स्ट्रेट लाइन। जैसे P और T का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ऐसे लिख लो, P प्रोपोर्शनल टू T। अब P प्रोपोर्शनल टू T तो कौन कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ये ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि P और T का ग्राफ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला है तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, और ये प्रोसेस जो है ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। नेक्स्ट समझते हैं बेटा आइसोबेरिक प्रोसेस। याद कर सकते हो आप, बार किसकी यूनिट थी? बार यूनिट होती है प्रेशर की। तो प्रोसेस in which pressure remain constant, process in which pressure remain constant is called isobaric process। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको आइसोबेरिक प्रोसेस कहते हैं। तो जैसे ये इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, तो P कांस्टेंट है तो V कैन बी रिटन एज NR अपॉन TP। तो ये NR और P कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ पर ये वाला इक्वेशन लगेगा, इस इक्वेशन को हम कहते हैं, इस फॉर्मूले को चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ वैलिड हो जाता है यहाँ पर। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। ध्यान रखें, T टेम्परेचर इन केल्विन है, सेंटीग्रेड में नहीं लेना है, केल्विन में लेना है टेम्परेचर। तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये चार्ल्स लॉ वैलिड होता है आइसोबेरिक प्रोसेस में, चार्ल्स लॉ वैलिड होता है। अब हम निकालते हैं वर्क डन इन आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस में अब हम वर्क डन निकालते हैं। तो छोटे से वर्क डन का फॉर्मूला हमने पहले ड्राइव किया था PdV। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा PdV इंटीग्रेशन V1 से लेके V2। पर ध्यान रखें यहाँ P कांस्टेंट है, तो P कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, और dV का इंटीग्रेशन V हो गया। तो V1 से V2, तो P V2 माइनस V1। तो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पर आएगा P V2 माइनस V1। ये केवल जो है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला केवल आइसोबेरिक के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता है, सिर्फ आइसोबेरिक के लिए होता है। आइसोबेरिक का वर्क डन हो गया P V2 माइनस V1 कैन बी रिटन एज डेल्टा V। डेल्टा V मतलब चेंज इन वॉल्यूम। तो ये जो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो है P डेल्टा V।
वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, P डेल्टा V, P V2 माइनस V1। अब हम देखते हैं इसके हम देखते हैं ग्राफ से पहले सॉरी इसको हम फर्स्ट लॉ लगा के देखते हैं। इस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा के देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक लगा के देखते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब ध्यान रखें यहाँ पर डेल्टा Q क्या होगा। डेल्टा Q जैसे हमने कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए लिखा था, अब हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दे रहे हैं, तो mCp डेल्टा T। n है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, Cp है, Cp ध्यान रखना मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और डेल्टा T जो है वो है राइज इन टेम्परेचर, डेल्टा T जो है वो राइज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा Q का जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा U प्लस W। तो डेल्टा Q जो है वो है NCP डेल्टा T, डेल्टा U है NCV डेल्टा T, और वर्क डन जो है वो है P डेल्टा V। तो इस तरीके से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा सकते हैं फॉर एन आइसोबैरिक प्रोसेस। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हीट कांस्टेंट प्रेशर पे दी है, तो क्योंकि हीट कांस्टेंट प्रेशर पे दी है तो इसलिए NCP डेल्टा T यूज़ किया है। और डेल्टा U का फॉर्मूला जो हमने पहले निकाला था कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वो NCV डेल्टा T ही आया था। डेल्टा U हमेशा NCV डेल्टा T ही लेना है, चाहे प्रोसेस आइसोबैरिक हो, चाहे आइसोकोरिक हो, चाहे कोई भी हो। डेल्टा U इज ऑलवेज NCV डेल्टा T। ये ऐसा क्यों होता है ये आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में समझ में आएगा कि डेल्टा U का फॉर्मूला हमेशा NCV डेल्टा T क्यों लेते हैं। और वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ P कांस्टेंट है तो हमने इंटीग्रेट करके निकाला था P डेल्टा V। अब देखते हैं इसके ग्राफ कैसे आ रहे हैं। अब देखिए PV ग्राफ कैसा आएगा। प्रेशर कांस्टेंट है तो P कांस्टेंट है, P बदल नहीं रहा। VP ग्राफ कैसा आएगा, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये ऐसे आएगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू T है, तो VT ग्राफ कैसा आएगा, V प्रोपोर्शनल टू T है, तो प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। T टेम्परेचर जो है वो केल्विन में है, तो इस तरीके से यह ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, अब ग्राफ और भी पूछ सकता है, जैसे कि V अपॉन T का ग्राफ कैसा आएगा, V अपॉन T। तो V प्रोपोर्शनल टू T है तो V अपॉन T कांस्टेंट है, तो VT का ग्राफ भी ऐसा ही आएगा। VT का ग्राफ V के संग, VT का ग्राफ T के संग, V अपॉन T का ग्राफ T के संग कांस्टेंट आएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो V अपॉन T कांस्टेंट ही रहेगा, V अपॉन T कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से ग्राफ आएगा। ये सारे ग्राफ दिखा रहे हैं कि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। ये सारे ग्राफ किसके हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस के हैं। ये सारे ग्राफ आइसोबैरिक प्रोसेस के हैं। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में हमने देखा कि प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब हम समझते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, नाम में थर्मल आ रहा है, तो प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट is called isothermal process।
ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसका वर्क कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, इसके अंदर डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। अब पहले डेल्टा यू को समझ लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। डेल्टा यू किसी भी प्रोसेस के लिए एन सी वी डेल्टा टी था, मैंने आपको पहले ही बताया था। किसी भी प्रोसेस के लिए डेल्टा यू हमेशा एन सी वी डेल्टा टी होता है और डेल्टा टी जीरो है, क्योंकि टेम्परेचर जो है चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा यू इस केस में होने वाला है जीरो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू जीरो होता है। वर्क डन देख लेते हैं। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन देख लेते हैं। अब देखिए वर्क डन किसी भी प्रोसेस के लिए हमने बताया था PdV, V1 से लेके V2, पर यहाँ प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो प्रेशर को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल नहीं सकते। तो हमने क्या किया, हमने मालूम है एक इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, तो यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी nRT बाई V। तो वर्क डन को हम लिख सकते हैं nRT बाई V dV इंटीग्रेशन V1 से लेके V2। अब क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो n को बाहर ले सकते हैं, r को बाहर ले सकते हैं, t को बाहर ले सकते हैं। इंटीग्रेशन बचा 1/v dV V1 से लेके V2। इंटीग्रेशन बचा nRT 1/v इंटीग्रेशन V1 से लेके V2। अब वर्क डन का जो फॉर्मूला आया वो आया nRT 1/v का इंटीग्रेशन हो जाएगा log v, V1 से लेके V2। तो वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा nRT log ऑफ V2 माइनस log ऑफ V1। अब लॉग माइनस में डिवाइड हो जाता है, nRT log ऑफ V2 अपॉन V1। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो बेस E आता है। अब बेस E को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको एक दो बातें याद रखनी है। नंबर 1, n यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है, R यहाँ पर गैस कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.31 लेनी है, 8.31 जूल पर मोल केल्विन। और T यहाँ पर टेम्परेचर इन केल्विन लेना है। वैसे याद रख सकते हैं कैपिटल T ज़्यादातर टेम्परेचर इन केल्विन के लिए ही यूज़ करा जाता है। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर गैस इक्वेशन से देखें, PV इज इक्वल टू nRT है, तो n कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं PV एक कांस्टेंट है। तो P1 V1 बराबर होगा P2 V2 के यहाँ पर। तो V1 अपॉन V2 निकल के आता है P2 अपॉन P1। तो वर्क डन का फॉर्मूला प्रेशर के टर्म में भी बनाया जा सकता है, 2.303 nRT log ऑफ V2 बाई V1 आ जाएगा P1 बाई P2 बेस 10। तो ये वर्क का फॉर्मूला होता है इस केस में। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा के दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो डेल्टा U पहले ही स्टार्टिंग में बताया था, टेम्परेचर चेंज नहीं होता इसलिए डेल्टा U जीरो होता है यहाँ पर। तो डेल्टा Q यहाँ हीट सप्लाइड जो है वो वर्क के बराबर ही आ रही है, 2.303 nRT log ऑफ V2 बाई V1 बेस 10 और 2.303 nRT log ऑफ P1 बाई P2। ये हीट का फॉर्मूला आ रहा है। ग्राफ, अब PV कांस्टेंट है
तो P जो है इन्वर्स है V का। इन्वर्स का ग्राफ ऐसा आता है, इन्वर्स का ग्राफ ऐसा आता है। ये एक टेम्परेचर पे है, ये दूसरे टेम्परेचर पे है। जितना ऊपर जाएगा उतना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो ये T2 T1 से बड़ा है। P और V का ग्राफ ऐसा आएगा। PV का P के संग, PV कांस्टेंट है तो PV का ऐसा आएगा यहाँ पर। PV का V के संग ऐसा आएगा। PV कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन PV कांस्टेंट है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो PV कांस्टेंट है। तो PV का ग्राफ इस तरीके का आता है। इस ग्राफ को हाइपरबोलिक भी कहते हैं। आज हम समझते हैं बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस। द प्रोसेस in which heat exchange does not take place is called adiabatic process। ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो पाती उसे कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस। अगर किसी में लिखा हो फास्ट प्रोसेस तो एडियाबैटिक मानना है, और अगर स्लो प्रोसेस लिखा हो, स्लो प्रोसेस, तो आइसोथर्मल लेना है। एडियाबैटिक जो होता है फास्ट प्रोसेस होता है। अगर लिखा हो क्विकली तो लेना है एडियाबैटिक, और लिखा है स्लोली तो लेना है आइसोथर्मल। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती उसे हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो डेल्टा क्यू ज़ीरो होता है, मतलब इतना फास्ट होता है कि हीट एक्सचेंज हो ही नहीं पाती। अब डेल्टा क्यू ज़ीरो है, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू प्लस डब्लू। तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू। तो यहाँ पर डेल्टा यू की वैल्यू आ रही है माइनस डब्लू। इफ एक्सपेंशन टेक प्लेस, एक्सपेंशन कैसा, एडियाबैटिक। अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो जाए तो वर्क आएगा पॉजिटिव, डेल्टा यू आएगा नेगेटिव। अब डेल्टा यू का फॉर्मूला पड़ा था NCV T फाइनल माइनस T इनिशियल। ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से लेस है। कूलिंग विल अकर, कूलिंग विल अकर। तो अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है तो मैंने प्रूफ कर दिया कि अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तो कूलिंग होगी। सिमिलरली एडियाबैटिक कंप्रेशन हो जाए, एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन में वर्क डन कंप्रेशन में नेगेटिव आ जाएगा, डेल्टा यू पॉजिटिव आ जाएगा, तो फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। हेंस हीटिंग विल अकर। जैसे गुब्बारा फट जाए तो इट्स अ एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगी। और आप किसी चीज़ को सडनली कंप्रेस कर दो तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे गैस को सडनली कंप्रेस कर दें तो गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में कौन सा लॉ फॉलो होता है?
एडियाबैटिक प्रोसेस, इन एडियाबैटिक प्रोसेस पॉइजन्स लॉ इज ओबेड। इसका एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, लॉ बता रहा हूँ कौन सा भी होता है, पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी गामा कांस्टेंट होता है। गामा आपके लिए न्यू टर्म है, गामा होता है सीपी अपॉन सीवी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गामा की वैल्यू कितनी कितनी होती हैं ये आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आप याद कर सकते हैं फॉर मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा होगा 5/3, जैसे हीलियम, आर्गन, ये मोनोटॉमिक गैस है। फॉर डायटॉमिक गैस के लिए गामा होगा 7/5। डायटॉमिक गैसे आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनके लिए गामा की वैल्यू होगी 7/5। तो पीवी गामा कांस्टेंट होता है, क्योंकि पीवी गामा कांस्टेंट होता है तो पी और वी का ग्राफ ऐसा आएगा, मतलब वी बढ़ेगा तो पी की वैल्यू कम होगी। पीवी गामा कांस्टेंट है, पीवी कांस्टेंट था आइसोथर्मल में, ये है एडियाबैटिक। अगर एडियाबैटिक का स्लोप आइसोथर्मल से ज़्यादा होता है, ये आइसोथर्मल दिखाया है, ये एडियाबैटिक दिखाया है, सॉरी ये एडियाबैटिक आपका ये वाला जो है ये आइसोथर्मल है, और ये वाला आपका जिसका स्लोप ज़्यादा है ये एडियाबैटिक है। क्यों होता है एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा, आगे प्रूव कर देंगे। तो ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल का स्लोप एडियाबैटिक से कम होता है। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रूफ कर देंगे, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज मोर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। एडियाबैटिक का स्लोप आइसोथर्मल के स्लोप से ज़्यादा होता है। और इसमें कौन से फॉर्मूले काम आएंगे वो समझाते हैं, और कौन से फॉर्मूले काम आएंगे। हमने पढ़ा पीवी गामा एक कांस्टेंट है, और किसी भी गैस के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिख सकते हैं। तो अगर मैं किसी और में, जैसे पी और वी में है, तो पी और पीवी गामा कांस्टेंट है, तो यहाँ पर बन रहा है P1V1 गामा इज इक्वल टू P2V2 गामा। ये फॉर्मूला लगेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अब प्रेशर और टेम्परेचर में क्या होगी, तो मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम को रिप्लेस कर देता हूँ, NRT ओवर P। गामा एक कांस्टेंट, N और R एक कांस्टेंट है, इनको इधर ले जाता हूँ, कांस्टेंट से डिवाइड करूँगा तो अनदर कांस्टेंट आ जाएगा, तो आपको आएगा P T की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, यानी P1 माइनस गामा T गामा एक कांस्टेंट आ गया। ये ऊपर ले गया, ये पावर 1 है, ये पावर 1 है, उससे ऊपर ले गए तो 1 माइनस गामा T गामा एक कांस्टेंट।
तो P1 1 माइनस गामा T1 गामा इज इक्वल टू P2 1 माइनस गामा T2 गामा। ये दूसरा फार्मूला है जो हम यूज़ कर पाएंगे प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। अब हमने प्रेशर वॉल्यूम निकाल लिया, प्रेशर टेम्परेचर निकाल लिया, अब वॉल्यूम टेम्परेचर निकालते हैं। तो हमने पढ़ा पी वी गामा एक कांस्टेंट है। अब मैं P को रिप्लेस कर रहा हूँ nRT ओवर V, V की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। n और R कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं टी वी गामा माइनस 1 एक अनदर कांस्टेंट है। n और R कांस्टेंट में मैंने हटा दिया t और ये ऊपर ले गए तो गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट। तो T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। ये टेम्परेचर और वॉल्यूम में भी हमारे पास आ गया। इसी तरीके से PV गामा एक कांस्टेंट है, मास वॉल्यूम को लिख दूं मास अपॉन डेंसिटी, गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो PD माइनस गामा एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो P1 D1 माइनस गामा इज इक्वल टू P2 D2 माइनस गामा। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये हेल्पफुल है। कैसे बने ये फॉर्मूले ये मैंने आपको सिखाया है। इसमें सिंपल है, थोड़ी सी मैथ्स थोड़ी ज़्यादा लगती है, प्लस ये पावर आ जाती है तो न्यूमेरिकल थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं इसके एडियाबैटिक के। तो वो हम सॉल्व करना सिखाएंगे आपको आगे वाले चैप्टरों में, आगे वाले मतलब वीडियो में सिखाएंगे कि इनके न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करने हैं। अब देखते हैं वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं? तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है PdV V1 से लेके V2। कोई भी प्रकार का वर्क निकालना हो किसी भी प्रोसेस का तो पहला फार्मूला यही है PdV V1 से V2। और P जो है ना, P ये कांस्टेंट नहीं है तो इसको बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन हम जानते हैं कि PV गामा तो कांस्टेंट है। और एक रिलेशन ये भी आ गई P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, P को लिख रहा हूं K अपॉन V गामा, K अपॉन V गामा dV V1 से लेके V2। अब मैं K को बाहर ले सकता हूं K, और मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा V की पावर माइनस गामा का V1 से लेके V2। तो वर्क डन हो जाएगा K, V की पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन हो जाएगा V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 लिमिट V1 से लेके V2। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा K V2 1 माइनस गामा, K V1 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। एक बार V की जगह V2 रखा, एक बार V की जगह V1 रखा। अब K की वैल्यू मैं P2 V2 गामा भी रख सकता हूँ और P1 V1 गामा भी रख सकता हूँ। तो यहाँ V2 है तो यहाँ V2 वाली रखूँगा और यहाँ V1 है तो V1 वाली रखूँगा। तो ये आ जाएगा P2 V2 1 माइनस गामा, K की जगह रख दिया P2 V2 गामा, P2 V2 गामा। इधर K की जगह रख दिया P1 V1 गामा V1 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। तो ये माइनस गामा वाला पार्ट कट जाएगा, गामा माइनस गामा कैंसिल हो जाएगा। तो ये सॉल्व करके आता है P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। तो इस तरीके से ये हमारा एडियाबैटिक का वर्क आ गया। अब PV होता है nRT, तो P2 V2 को हम लिख सकते हैं nRT2 और P1 V1 को लिख सकते हैं nRT1 अपॉन 1 माइनस गामा। तो वर्क डन का फार्मूला आ रहा है nR
T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। तो एडियाबैटिक का वर्क डन का फॉर्मूला ये लर्न करना है आपको। W इज इक्वल टू एन आर T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। ये प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में भी याद कर सकते हैं। P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। ये डेरिवेशन स्कूल में पूछे जाते हैं, दोनों के इम्पॉर्टेंट हैं। दोनों कौन कौन से? आइसोथर्मल का भी वर्क डन का डेरिवेशन कराया जाता है और पूछा जाता है, और एडियाबैटिक का भी वर्क डन का पूछा जाता है। अब हम प्रूफ कर रहे हैं जो मैंने आपसे कही थी कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक is more than slope of isothermal। हम P और V का ग्राफ बना रहे हैं, तो स्लोप हो गया dP बाई dV। तो हमको dP बाई dV प्रूव करना है कि dP बाई dV आइसोथर्मल का कम होता है और एडियाबैटिक का ज़्यादा होता है, और एडियाबैटिक का स्लोप आइसोथर्मल से गामा टाइम ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले ले लेते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में पढ़ा था PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। PV इज इक्वल टू nRT होता है और T कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल में, तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। डिफरेंशिएट कर लो, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो हम सॉल्व करेंगे तो dP अपॉन dV की वैल्यू आ रही है माइनस P/V। तो ये स्लोप है आइसोथर्मल का। ऐसे ही एडियाबैटिक के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? एडियाबैटिक का जो स्लोप इक्वेशन होता है वो होता है PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो गामा V गामा माइनस 1, और जब हम V को डिफरेंशिएट करते हैं तो dV भी लिखना पड़ता है। ऐसे ही सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो P का डिफरेंशिएशन dP और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये आ जाएगा गामा PV गामा माइनस 1 अपॉन V गामा इज इक्वल टू dP बाई dV माइनस में। सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपका ये बेटा V गामा है, तो ये सॉल्व करके आ रहा है, गामा कैंसिल हो जाएगा, तो ये dP बाई dV आ रहा है सॉल्व करके माइनस गामा P अपॉन V। तो अगर मैं निकालूं स्लोप आइसोथर्मल, ये भी प्रूफ करने को आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है 11th के एग्जाम के हिसाब से। स्लोप आइसोथर्मल अपॉन स्लोप एडियाबैटिक अपॉन स्लोप आइसोथर्मल अगर मेरे को निकालना है, तो स्लोप एडियाबैटिक कितना निकाला हमने? माइनस गामा P अपॉन V, और स्लोप आइसोथर्मल कितना निकाला? माइनस P अपॉन V। सॉल्व करके आ गया गामा। तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक अपॉन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल की वैल्यू आती है गामा। तो एडियाबैटिक का स्लोप आइसोथर्मल से ज़्यादा होता है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, एक ग्राफ बना के देखते हैं। जैसे आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, एक ऐसा ग्राफ दिया है, एक ऐसा ग्राफ दिया है। पूछ रहा है कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबैटिक है। तो बेटा इसका स्लोप ज़्यादा है, नेगेटिव में इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप, दोनों का स्लोप नेगेटिव है, इसका स्लोप नेगेटिव में कम है, इसका स्लोप नेगेटिव में ज़्यादा है। तो ये वाला हो गया एडियाबैटिक और ये वाला हो गया आइसोथर्मल।
एक ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, अब इसका स्लोप ज़्यादा है, अब ये ऊपर वाला एडियाबैटिक हो गया और नीचे वाला आइसोथर्मल हो गया, इसका स्लोप कम है। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबैटिक है, कौन सा आइसोबैरिक है, कैसे पता लगाते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं बड़ा सिंपल सा। अ गैस इज एक्सपेंडेड, a gas is expanded to same final volume via 3 process: isobaric, adiabatic, isothermal. Arrange work done in each case. तो अगर इसे नॉर्मल तरीके से करेंगे तो ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम इसे ग्राफ से करें तो ये इजी क्वेश्चन है। जैसे कोई गैस की कोई स्टेट है, आपने इसे आइसोबेरिकली मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंड किया यहाँ तक, इस स्टेट से इस स्टेट तक, ये आइसोबेरिक एक्सपेंशन हो गया। आइसोथर्मली एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा, और एडियाबैटिकली एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा। एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा एरिया किस में आ रहा है? नीचे का। वर्क डन बताया था, वर्क डन होता है एरिया ऑफ पीवी ग्राफ विद वॉल्यूम एक्सेस। तो वॉल्यूम एक्सेस के संग एरिया निकालें तो वर्क जो है आइसोबेरिक का सबसे ज़्यादा आ रहा है, फिर जो है आइसोथर्मल का आ रहा है, और सबसे कम वर्क हो रहा है एडियाबैटिक का। तो ये एक मैंने आपको लॉजिकल क्वेश्चन करना सिखाया है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का। न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे इस थ्योरी पे बेस्ड जो मैंने आपको पढ़ाई है। अब हम पढ़ते हैं बेटा प्रोसेस मेल्टिंग। तो मेल्टिंग आप जानती हैं, जब कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है उसे कहते हैं मेल्टिंग। व्हेन सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो हमने पढ़ा है डेल्टा क्यू या Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब इन मेल्टिंग देयर इज लिटिल चेंज इन वॉल्यूम, देयर इज लिटिल चेंज इन वॉल्यूम। मेल्टिंग में वॉल्यूम का चेंज कम होता है, तो डेल्टा V या dV कैन बी सपोज टू बी 0। तो डेल्टा Q जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा U के बराबर। और मेल्टिंग में जो हीट होती है वो mL होती है। तो L होता है, LF होता है, L है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। आइस के लिए ये आती है 80 कैलोरी पर ग्राम, और SI यूनिट में यूज़ करेंगे 80 × 4180 जूल पर किलोग्राम। तो इस तरीके से हम मेल्टिंग के दौरान ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ऐसे ही आता है बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है? व्हेन लिक्विड चेंज इनटू गैस, व्हेन लिक्विड चेंज इनटू गैस। तो डेल्टा क्यू अगेन होगा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। एम डेल्टा क्यू होगा एम एल, एल यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा,
और बॉइलिंग में काफ़ी चेंज होता है वॉल्यूम का, तो वर्क डन लगाएंगे P V2 माइनस V1। V1 है इनिशियल वॉल्यूम, V2 है फाइनल वॉल्यूम। तो इसमें काफ़ी वॉल्यूम चेंज होता है, तो V2 माइनस V1। और प्रेशर कांस्टेंट होता है बॉइलिंग के समय, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ही डिफाइन ऐसे होता है व्हेन वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर LV है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। LV की जो वैल्यू होती है वो होती है 540 कैलोरी पर ग्राम वाटर के लिए। और अगर इसे जूल में लिखना है तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 4180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम ये यूज़ कर सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर के लिए, और किसी अदर लिक्विड के लिए फिर आपको क्वेश्चन में दिया होगा।